किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति में भी सरला शिप्रा पर ही इल्जाम लगा देगी। बृजभूषण को भी सरला का यूं सबके सामने शिप्रा पर दोषारोपण करना ठीक नहीं लगा। घर की बड़ी बहू है, पर सरला अक्सर वक्त की नजाकत को भांप नहीं पाती। तभी अचानक बृजभूषण ने सरला को डांटते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि कब कहां क्या बोलना चाहिए। इस पर सरला अपने बचाव में बोली, मैंने क्या गलत कहा? आज जो भी हुआ वो सब शिप्रा की गलती के कारण ही तो हुआ है। मुझे तो डर है कि इसकी गलती का खामियाजा हमारे बच्चों को भी ना भुगतना पड़े। बृजभूषण को डर था कि कहीं बाबूजी बुरा ना मान जाएं। इसीलिए बृजभूषण ने सख्त लहजे में कहा, तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। मेरी जुबान तो आप बंद करवा देंगे, पर इससे सच बदल नहीं जाएगा। सरला ने जैसे तैसे कसम ही खा रखी थी कि आज वो चुप नहीं बैठेगी। हॉल में उपस्थित परिवार के और भी कई लोग थे जिनके विचार सरला जैसे ही थे, पर सरेआम वो अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए सरला ने जो कहा था उससे वो मन ही मन खुश थे। बलवंत राय एक टक सरला को ही देख रहे थे। बाबूजी के कारण सरला थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन वो खुश थी कि उसने अपने मन की बात कह दी। तभी बलवंत राय ने रौबदार आवाज में पूछा, तुम्हें और भी जहर उगलना है बहू? सरला को उम्मीद नहीं थी कि बलवंत राय उसकी बातों को ऐसे लेंगे। तभी बृजभूषण बोल पड़े, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं पिताजी, ये थोड़ी नादान है। क्यों? क्या ये 12 साल की बच्ची है और इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर बलवंत राय एक बार फिर सरला से सवाल करते हुए बोले, हाँ तो बताओ बहू, इसके लिए शिप्रा कैसे जिम्मेदार है? यह सुनकर सरला इधर उधर देखने लगी, लेकिन बलवंत राय इस बात को इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। उन्होंने दोबारा सरला पर दबाव डालते हुए पूछा, बोलो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? शिप्रा इसके लिए जिम्मेदार कैसे है? जब सरला को लगा कि वो इस सवाल से पीछा नहीं छोड़ा सकती, तो वो बोली, आज जो मुख्तार हमारे परिवार का दुश्मन बना बैठा है वो शिप्रा की वजह से ही तो है। अगर ये उसके भाई को जेल नहीं भिजवाती तो आज ये नौबत नहीं आती। तो फिर तुम्हारे हिसाब से शिप्रा को उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए था? बलवंत राय ने दोबारा सवाल दागते हुए पूछा। सरला ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया, जेल तो नहीं भिजवाती, हम शरीफ लोग हैं, ऐसे बदमाश लोगों से नहीं भिड़ सकते, इसीलिए ऐसे लोगों से तो बच के ही रहना चाहिए ना। बलवंत राय कुछ पल सरला को देखते रहे, फिर बोले, अच्छा मान लो शिप्रा की जगह तुम्हारी बेटी युविका होती और जैसे शिप्रा को मुख्तार का भाई परेशान कर रहा था वैसे ही युविका को परेशान किया जाता, दिन दहाड़े कहीं भी उसके साथ छेड़छाड़ की जाती, तो क्या तब भी तुम्हारा जवाब यही होता? बलवंत राय के सवाल पर सरला फिर से बगले झांकने लगी। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। सरला की इस हरकत को देख बलवंत राय बोले, जब अपने बच्चे पर बात आई तो जवाब देते नहीं बन रहा। तुमसे अच्छी तो वो चींटी होती है जो झुंड में रहती है, और एक पर भी आफत आए तो पूरा झुंड उस दुश्मन पर टूट पड़ता है, ये परवाह किए बिना कि उसके जीवन का अंतिम पल भी हो सकता है। इतना बोलकर बलवंत राय चुप हो गए और घरवालों की प्रतिक्रिया देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बलवंत राय सरला के लिए इतने कड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे। वहां उपस्थित किसी के मन में शिप्रा के खिलाफ कुछ चल भी रहा था तो अब वो बाहर नहीं आने वाला था। तभी बलवंत राय ने गंभीरता से बोलना शुरू किया। यहां सबको एक साथ इकट्ठा करने का कारण यह था कि हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये परिवार एकजुट होकर बाहर के दुश्मन से कैसे निपटे। पर यहां तो लग रहा है कि सबके आपस में ही इतने क्लेश हैं कि इन्हें किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। इतना कहकर बलवंत राय कुछ पल रुके, एक नजर सबको देखा और फिर बोले, परिवार का मतलब होता है कि आपके आपस में कितने ही मतभेद क्यों ना हो, पर जब किसी बाहर के दुश्मन से लड़ने की बात आती है तो उस समय अपने सारे मतभेद भुलाकर एक होकर उस दुश्मन से लड़ना चाहिए। पर क्या हमारा परिवार ऐसा कर पाएगा?
मुझे तो नहीं लगता। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और बेगर हस्बैंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।